जय हिंद। एम के लर्न में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे माइटोकांड्रिया। तो देखते हैं माइटोकांड्रिया के बारे में। माइटोकांड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है। माइटोकांड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है, माइटोस और कांड्रिया। माइटोस और कांड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है। माइटोस का मतलब क्या होता है? धागा, तंतु या सूत्र। और कांड्रिया का मतलब क्या होता है? कर्ण या कड़िका, कर्ण या कड़िका, कर्ण या कड़िका। तो दोनों को हम मिला के पढ़ेंगे तो क्या होगा? सूत्र कड़िका, सूत्र कड़िका या तंतु कड़िका या धागा के कण हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम मतलब इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं? सूत्र कड़िका बोलते हैं। तंतु कड़िका के नाम से इसको जानते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सेकंड पॉइंट है क्या है? यहाँ कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म गोल लंबे अंडाकार सूत्र खोखले थैले के समान संरचना होता है। यहाँ गोल होता है, लंबा होता है, अंडाकार सूत्र खोखले जैसा संरचना होता है। ठीक है। तीसरा है पॉइंट है, यह सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका किसको बोलेंगे? जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं, जंतु हो या पादप हो, उसको क्या बोलते हैं? उस श्रेणी के होते हैं इसमें, उसको क्या बोलेंगे? यूकेरियोटस, यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं या यूकेरियोटिक जीव कहते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका। सूत्र कणिका क्यों बोलते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को? क्योंकि सूत्र धागे के समान संरचना है। कार्डियोसोम बोलते हैं, कार्डियोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है। प्लाज्मोसोम बोलते हैं, प्लास्टोसोम बोलते हैं, प्लास्टोकार्डिया भी कहते हैं। ठीक है। इतना नाम है। इनमें से कोई भी नाम पूछा जा सकता है। इसको आप अच्छा से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है। डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाने का संभावना है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। जैसा डीएनए कैसा होता है? रिंग संरचना होता है। जो रिंग संरचना होता है। और ह्यूमन में क्या रहता है इसमें, मतलब ह्यूमंस में क्या होता है? डबल हेलिक्स का संरचना होता है। डबल हेलिक्स का संरचना होता है, जिसने वाटसन एक्रिक नामक वैज्ञानिक ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था। ये नाम याद रख लेना। ठीक है। आगे पॉइंट देखेंगे। कोशिका का पावर ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। समझ में आओगे क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना क्या होता है, इसमें इस टाइप का होता है। इसके बारे में अच्छे से आगे बताऊंगा मैं। ठीक है। अब खोज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसे किसने खोजा था देखते हैं। इसे इसे कोलिकर ने 1850 ईस्वी में कीटों की रेखित पेशियों में, किसमें? रेखित पेशियों में कणिकाओं के रूप में खोजा। इसे क्या बोला? सार्कोसोम। इसको क्या बोला? सार्कोसोम नाम दिया कोलिका नामक वैज्ञानिक ने 1850 में। ठीक है। उसके बाद में एक वैज्ञानिक फिर आया जिसका नाम क्या है? अल्टमान, जिन्होंने 1890 में बायोप्लास्ट नाम दिया। क्योंकि ये पेड़ पौधों के में कोशिकाओं में इन्होंने देखा था, इस कारण से इसका नाम क्या नाम रखे? बायोप्लास्ट नाम दिया। ठीक है, 1890 में। उसके बाद एक फिर वैज्ञानिक आया जिनका नाम था सी बेंडा, ने 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। किसने दिया था नाम माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का नाम? सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1897 में नाम दिया, नामकरण किया इनका नाम। ठीक है। उसके बाद माइक माइकेलिस माइकेलिस 1898 में यह बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइ माइकेलिस नामक वैज्ञानिक ने कोशिकाओं में होने वाली, ठीक, कोशिकाओं में कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली श्वसन क्रिया के बारे में कौन बताया था? कि इसमें श्वसन किससे होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और श्वसन के बारे में उन्होंने अच्छा से बताया था। इसकी भूमिका के बारे में माइकेलिस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है। तो आगे देखते हैं सेकंड।
सिकेविटस नामक वैज्ञानिक ने इसे कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने पाया कि कोशिका में कोशिका के माइटोकांड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा बनता है। इसको देखकर उन्होंने क्या बोला, इस कोशिका को ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा। ठीक है, तो आगे देखते हैं माइटोकांड्रिया की संख्या। अच्छा, माइटोकांड्रिया जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ काम भी उतना ही होगा, क्योंकि उसकी उपापचयित क्रियाएं भी अधिक होगी। तो इसमें बारे में थोड़ा सा एक नज़र देखते हैं। माइटोकांड्रिया की उपस्थिति कोशिका की उपापचयी क्रियाओं पर निर्भर करती है। अधिक उपापचयी क्रियाएं होने पर इसकी संख्या अधिक होती है, मैं जो बताया था आपको। तो उदाहरण के रूप में देखते हैं अंकुरित करने वाले बीजों पे। और सेकंड उदाहरण देखते हैं ट्रेपोसोमा क्लोरेला, जो हरित शैवाल होते हैं, जिसमें की संख्या कितना होता है, एक होता है। इसकी संख्या माइटोकांड्रिया की संख्या। और अमीबा में कितना होता है इसका, 50,000 से अधिक अधिक होता है माइटोकांड्रिया की संख्या। ठीक है, और शुक्राणु में कितना होता है, इसमें 25 माइटोकांड्रिया की संख्या होती है। एक शुक्राणु में कितना होता है, 25 माइटोकांड्रिया पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे जितनी अधिक उपापचयी क्रियाएं होगी वहाँ पे उतना ही ज़्यादा, मतलब क्या होगा, उपापचयी क्रियाएं होगी, वहाँ उतना ही खपत होगा किसका, मतलब उतना ही माइटोकांड्रियास पाए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं तो माइटोकांड्रिया का आकार कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसकी आकार कितना होता है, 0.5 से लेकर 1 माइक्रोन तक होता है। और लंबाई कितना, 1 से 10 माइक्रोन तक होता है इसकी लंबाई। ठीक है, और सेकंड पॉइंट देखते हैं ईस्ट कोशिका में सबसे छोटा आकार का माइटोकांड्रिया पाया जाता है। ईस्ट कोशिका में सबसे छोटा आकार का माइटोकांड्रिया पाया जाता है। ठीक है, माइटोकांड्रिया पाया जाता है। ठीक, अब सेकंड पॉइंट, और राना पाइपेंस के उस साइड में सबसे बड़ा आकार का जो 20 से 40 माइक्रोन जो 20 से 40 माइक्रोन का माइटोकांड्रिया पाया जाता है। जो सबसे बड़ा आकार का होता है राना पाइपेंस के उस साइड में, जो सबसे बड़ा आकार का होता है, जो लगभग 20 से 40 माइक्रोन का माइटोकांड्रिया पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब माइटोकांड्रिया की संरचना के बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या होता है। पहला पॉइंट है माइटोकांड्रिया प्रोटीन और लिपिड के दो इकाई कलाओं से घिरा होता है। जो माइटोकांड्रिया क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड की दो इकाई कलाओं से घिरा होता है। इकाई कला मतलब मेम्ब्रेन से घिरा होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, जो बाहर का लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, आउटर लेयर। इनर का लेयर को क्या बोलेंगे, इनर लेयर, जो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ठीक, इसमें देख सकते हैं जो बाहरी लेयर है, ये देख सकते हैं इसमें जो बाहरी लेयर है इसको क्या बोलेंगे, इसमें देख सकते हैं जो बाहरी लेयर है इसको क्या बोलेंगे, आउटर लेयर। जो आंतरिक लेयर है उसको क्या बोलेंगे, ए वाला भाग को हम क्या बोलेंगे, ए वाला जो आंतरिक लेयर है, जो क्रिस्टलीनुमा संरचना बनाता है, इस उंगलीनुमा संरचना बना क्या बनाता है, एक संरचना हो, वो क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन। और ये जो बाहर का लेयर होता है इसको क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, जो किसका बना होता है, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं, देख सकते हैं इसमें पोरेंस पाया जाता है, जो आउटर मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, ग्रेनुलस पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है, जो रिंग नुमा संरचना होता है, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, ठीक, तो देखते हैं बाह्य कला के बारे में जानते हैं थोड़ा, बाह्य कला के बारे में। तो
बहुत सी चिकनी, ये क्या होता है? बहुत ही चिकनी लचीली झिल्ली होती है, बहुत ही चिकनी और लचीली झिल्ली होती है, जो विशेष रूप से पारगम्य होती है, क्योंकि इसमें आंतरिक प्रोटीन होते हैं जिसे क्या बोलते हैं? पोरेंस। मैं बताया था, जो आंतरिक प्रोटीन होते हैं इसको क्या बोलेंगे? पोरेंस। जो आंतरिक प्रोटीन होते हैं इसे क्या बोलते हैं? पोरेंस बोलते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रोटीन होते हैं, किस में होता है? बाह्य कला में होता है। ठीक है, इसको पोरेंस बोलते हैं। और इसका बहुत लचीली होने ये कारण से, क्या बाह्य कला बहुत चिकनी होती है, लचीली होने के कारण से ये मतलब बाह्य कला उसका आकार है वो बढ़ भी सकता है, बढ़ भी जाता है। ठीक है, ठीक। तो आगे देखते हैं आंतरिक कला के बारे में। बाह्य कला के बाद में अब उसके बाद क्या आता है? सेकंड, आंतरिक कला, जो दो कलाओं से घिरा रहता है। और सेकंड क्या है? आंतरिक कला। यह चयनात्मक पारगम में होती है। चयनात्मक पारगम का मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका? चयनागम चयनात्मक पारगम का मतलब होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, कि कुछ पदार्थों को अंदर आने देता है, ना अंदर जाने देता है, ना अंदर आने देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? चयनात्मक पारगम का मतलब क्या है? कि जो कुछ पदार्थ को न अंदर जाने देता है, ना अंदर से बाहर आने देता है, उसको क्या बोलेंगे? चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आंतरिक कला। आंतरिक कला अंदर की ओर धंसकर एक उंगली नुमा संरचना बनाता है। एक उंगली नुमा संरचना बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ये देख सकते हैं इसमें, जो इनर मेम्ब्रेन है, जो अंदर की ओर धंसकर एक उंगली नुमा संरचना बनाता है। देख सकते हैं, उंगली नुमा संरचना बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसी भाग को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। और मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स आंतरिक कला से, जो आंतरिक कला से घिरी अर्ध तरल गुहा होता है। अर्ध तरल गुहा होता है जिसे जिसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, एंजाइम, प्रोटीन और विटामिन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है मैट्रिक्स में? इसमें मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, एंजाइम, प्रोटीन होते हैं। देख सकते हैं इसमें, ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स है, देख सकते हैं इसमें मैट्रिक्स का भाग को आप अच्छे से। तो इसी मैट्रिक्स में क्या होता है? इसी मैट्रिक्स में इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला भाग होता है, जिसमें क्या होता है? डीएनए होता है। आप देख सकते हैं इसमें डीएनए, ये डीएनए है। अब इस डीएनए है, राइबोसोम है, राइबोसोम होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैट्रिक्स में पोरिन्स डीएनए होता है, मैट्रिक्स होता है। और ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आरएनए, डीएनए, राइबोसोम होता है, इसमें प्रोटीन्स भी होता है। ठीक, मैट्रिक्स में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं पॉइंट। मैट्रिक्स की ओर का सतह एम फेस। मैट्रिक्स के मैट्रिक्स की ओर का सतह एम फेस और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान की सतह वाली सतह सी फेस कहलाती है। तो समझते हैं इसको। मैट्रिक्स की सतह की ओर, मैट्रिक्स की सतह की ओर, मैट्रिक्स की सतह की ओर, मैट्रिक्स की सतह किस क्या हो गया? मैट्रिक्स किधर हो गया? मैट्रिक्स की सतह हो गया क्या? अंदर की ओर। मैट्रिक्स क्या हो गया? अंदर की, मैट्रिक्स से अंदर की ओर, मैट्रिक्स की सतह से। और बाहर की सतह मतलब मैट्रिक्स के बाहर, पेरीमेट्रोकांडियल की सतह क्या बोलेंगे? बाहर मतलब पेरीमेट्रोकांडियल सतह को क्या बोलेंगे? सी फेस बोलेंगे। और अंदर वाला फेस क्या बोलेंगे? एम फेस बोलेंगे। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, एम फेस, सी फेस कहते हैं। तो एम फेस पर कुछ छोटे छोटे वृंद युक्त कण पाए जाते हैं। एम फेस पर क्या बोलते हैं? देख सकते हैं इसमें, एम फेस किसको बोलेंगे? एम एम फेस पर जो अंदर वाला भाग होता है उसको क्या बोलेंगे? एम फेस। अंदर वाला भाग होता है जो जो एम फेस, इसको बोले अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? एम फेस।
तो एम फेस में छोटे छोटे वृंत पाया जाता है। छोटे छोटे क्या बोलते हैं? वृंत पाए जाते हैं। वृंत पाए जाते हैं जिन्हें एक्सोसोम कहते हैं या उसे एफ कण भी कहते हैं। इसका संख्या 10,000 से लेकर 1 लाख तक प्रति माइटोकॉन्ड्रियल होता है। जो इसकी संख्या क्या होता है? प्रति माइटोकॉन्ड्रिया में कितना होता है? 10,000 से लेकर 1 लाख प्रति माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब हर माइटोकॉन्ड्रिया में इतना मतलब संख्या इसका होता है, एफ कण का, F1 कण का, ठीक है, ऑक्सीसोम कण का इसमें होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एफ एम फेस पर कुछ छोटे छोटे वृत्त युक्त कण पाए जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीसोम या F1 कण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देख सकते हैं इसमें F1 कण किसको बोलेंगे? F1 कण देख रहा है जो इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन है, देख सकते हैं इसमें इनर मेम्ब्रेन है, जिसमें इनर मेम्ब्रेन है, इसमें ए है, क्या है? F1 कण। ए वाला भाग है जो दिख रहा है यहाँ पे, एफ इनर मेम्ब्रेन में क्या रहता है? इसमें F1 कण रहता है। तो F1 कण जो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम, ठीक है, ऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये है ऑक्सीसोम का संरचना जो 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसमें, इसमें समझ लेते हैं। F1 कण, F1 कण आधार, वृंद, शीर्ष से मिलकर बना होता है। इसकी लंबाई 10 नैनोमीटर होता है। इसकी लंबाई कितना हो? 10 नैनोमीटर होता है। देखो क्या बोला? आधार, आधार क्या बोलेंगे? बेस। और वृंत, वृंत इसको बोलते हैं, साल्क को बोलते हैं, साल्क। और शीर्ष किसको बोलेंगे? हेड। जो तीनों मिला के हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीसोम कहते हैं। तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीसोम कहते हैं। इनकी लंबाई कितना होता है? 10 नैनोमीटर होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? यहाँ कहाँ पाया जाता है? इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और इसकी कितनी मतलब F1 कण जो एलिमेंट्री ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं किसको? F1 कण को। और ऑक्सीसोम भी इसको बोलते हैं। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या? आधार, वृंत, शीर्ष से मिलकर बनाता है, या बेस, साल्क और हेड से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एफ कण। एफ कण के आधार भाग में, आधार भाग में कौन सा हो गया? ए निचला वाला भाग को क्या बोलेंगे? आधार भाग। निचला वाला भाग को क्या बोलेंगे? आधार भाग में इलेक्ट्रॉन परिवहन एंजाइम, इलेक्ट्रॉन परिवहन एंजाइम, इलेक्ट्रॉन परिवहन एंजाइम, इलेक्ट्रॉन परिवहन एंजाइम। और शीर्ष भाग में क्या होता है? एटीपी सिंथेस एंजाइम पाया जाता है। समझ में आ गया होगा। जो इलेक्ट्रॉन बेस वाला भाग, बेस वाला भाग में क्या होता है? ये वाला बेस वाला भाग में क्या होगा? ये वाला भाग में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन परिवहन एंजाइम पाया जाता है। और हेड वाला भाग में, शीर्ष वाला भाग में क्या पाया जाता है? एटीपी सिंथेस एंजाइम पाया जाता है। ठीक, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, ये है F1 कण का संरचना। अब आगे देखते हैं तो क्या क्या होता है इसमें, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, कण के रूप में एक बिखरा रहता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं इसमें साइटोप्लाज्म का, कि एटीपी कैसे बनता है। इसके बारे में हम पहले जानेंगे कि एटीपी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बनता है और किस प्रकार बनता है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस चक्र में, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, थोड़ा जान ले इसमें। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होता है उसमें कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। तो ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइको अपघटक कोशिका, ग्लाइको अपघटक के नाम से भी इसको, अपघटन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो ग्लाइको अपघटन कोशिका श्वसन की प्रथम अवस्था होती है जो कोशिका द्रव्य में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा ग्लाइकोलिसिस के दौरान 8 एटीपी बनते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। प्रथम अवस्था है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है कि कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य में क्या होता है? ग्लूकोज का आंशिक रूप में ऑक्सीकरण होता है। और ग्लूकोज से क्या बनता है?
पायरुविक एसिड का दो मतलब अणु बनता है, और फलस्वरूप ग्लाइकोलिसिस चक्र के दौरान कितना एटीपी बनता है? 8 एटीपी बनता है। कहाँ पे बनता है आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें ये है ये है कोशिका का संरचना। ये क्या है कोशिका का संरचना? इसमें एरोबिक रिएक्शन, रिस्पायरेशन मतलब श्वसन, वायुव्य श्वसन होता है। तो वायुव्य श्वसन होता है जो हम खाते हैं। तो ग्लूकोज के रूप में इसमें कहाँ कहाँ रहता है? ग्लूकोज के रूप में कहाँ रहता है? इसमें साइटोप्लाज्म में। ठीक, साइटोप्लाज्म में आ गया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ग्लूकोज से क्या बनता है? तो ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक, जो ग्लाइकोलिसिस चक्र के माध्यम से क्या बनता है? एक अणु ग्लूकोज से दो अणु पायरुविक अम्ल, मतलब पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल बनता है। तो पायरुविक अम्ल बनता है। उसके दौरान ग्लाइकोलिसिस के दौरान 8 एटीपी बनता है। इसमें कितना बनता है? 8 एटी 8 एटीपी 8 एटीपी बनता है। इसमें साइटोप्लाज्म में बनता है। अब उसे साइटोप्लाज्म में बनने के बाद पायरुविक एसिड कहाँ जाता है? सीधा माइटोकांड्रिया में चला जाता है। माइटोकांड्रिया में चला जाता है। तो माइटोकांड्रिया में चला जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो आगे अच्छा से बताऊंगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या है? वायु चक्र की दूसरी अवस्था मैं बताया ना। वायु चक्र की दूसरी अवस्था में माइटोकांड्रिया में होता है। समझ में आ गया होगा। इसमें माइटोकांड्रिया में होता है, जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं, या इसे टीसीए भी कहते हैं। इस चक्र के दौरान 24 एटीपी बनते हैं। इस चक्र के दौरान कितना एटीपी बनते हैं? 24 एटीपी बनता है। समझ लेना एक बार। अब यहाँ जो पायरुविक एसिड बना है वो कहाँ चला जाता है? सेकंड अवस्था में जाता है। वायु चक्र के दौरान दूसरी अवस्था में चला जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र बोलते हैं, टीसीए चक्र भी बोलते हैं। इस चक्र के दौरान कितना बनता है? 24 एटीपी बनता है। पायरुविक एसिड आगे का प्रोसेस में चला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र या टीसीए चक्र भी कहते हैं। इस चक्र के दौरान कितना एटीपी बनता है? 24 एटीपी बनता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। किस में बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में ही इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र के दौरान भी कुछ एटीपी बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र के दौरान भी एटीपी बनते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्र के मतलब इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र के दौरान एटीपी बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रकृति पर डिपेंड करता है एटीपी बनने का प्रोसेस। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसमें आगे देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस चक्र और क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र, तीनों चक्र मिलकर कितना एटीपी का निर्माण करते हैं? 38 एटीपी का निर्माण करते हैं। कितना एटीपी का निर्माण करते हैं? 38 एटीपी का निर्माण करते हैं। ग्लाइकोलिसिस चक्र चक्र में मतलब उसमें भी एटीपी बनता है, क्रेब्स चक्र में भी बनता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र में भी बनता है। क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लाइकोलिसिस चक्र किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखते हैं 38 एटीपी। 38 एटीपी 38 एटीपी बराबर क्या होता है? एक अणु के ग्लूकोज। 38 एटीपी बराबर कितना क्या होता है? एक सॉरी एक अणु के ग्लूकोज। ठीक है, और एक ग्लूकोज बराबर कितना होता? 38 एटीपी। 38 एटीपी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं आगे बताया हूँ, उसको थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज कहाँ पे है? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस क्रिया के दौरान क्या बनता है? पायरुवेटिक एसिड के दो अम्ल पायरुवेटिक एसिड के दो अणु बनता है। ठीक है, अब उसके बाद में ग्लूकोज जो ग्लाइकोलिसिस है, जो ग्लाइकोलिसिस वो कौन सा अवस्था? प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था है जो वायुव्य श्वसन का प्रस्थान अवस्था होता है। प्रथम अवस्था के दौरान जो ग्लाइकोलिसिस चलता है, तो उस दौरान ये दो मतलब कितना एटिव बनता है? 8 एटिव बनता है। तो अब पायरुविक एसिड बनता है, उसके बाद में ये कहाँ चला जाता है? डायरेक्ट कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहाँ पे क्या बनता है? जो माइटोकॉन्ड्रियम क्रेब्स चक्र चलाता है। माइटोकॉन्ड्रियम का कौन सा चक्र होता है? क्रेब्स चक्र होता है। टीसीए चक्र भी बोलते हैं उसको। और इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र चलता है, उसके दौरान एटीपी बनता है। तो इसके दौरान एटीपी बनता है, मतलब ऊर्जा बनता है।
एटीपी बनता है मतलब ऊर्जा बनता है, मतलब 38 एटीपी बराबर कितना होता है, एक ग्लूकोज। और एक ग्लूकोज बराबर कितना होता है, 38 एटीपी। मतलब दोनों मतलब दोनों मतलब एक एटीपी बराबर कितना होगा, 38 एटीपी। और 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज। एक अणु के मॉलिक्यूल के ग्लूकोज के अणु बोल सकते हैं। तो इसी कारण से क्या क्या बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा बनता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम इस लेसन में पढ़े। तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एमसीक्यू का है, जो बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा देखते रहना कि ये कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया, उसको आप इसमें नोट करते रहें। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा इसमें, सही आंसर क्या होगा, सभी यूकेरियोटिक कोशिका में, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो उच्च कोटि के पौधे और जंतु हैं उसी में ही क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, उच्च कोटि की कोशिकाओं में। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, किन कोशिकाओं में स्वयं के डीएनए एवं आर राइबोसोम होते हैं, किस कोशिकाओं में स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं, कौन से कोशिकाओं में होता है स्वयं के डीएनए और राइबोसोम। तो सही आंसर क्या होगा, सूत्रकणिका, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका घर, मतलब ऊर्जा घर कहते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस जीवाणु कोशिकाओं में सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है, जीवाणु कोशिका में। तो जीवाणु कोशिकाओं में क्या है, सही आंसर क्या है, सही आंसर क्या है, शून्य। सही आंसर क्या है, शून्य। इसमें जीरो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में चयापचय की क्रिया कहाँ होती है, कोशिका में चयापचय की क्रिया कहाँ पे होती है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर बी, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं किसमें। ठीक है, इसी में कोशिका का चयापचय की क्रिया होती है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन, वहाँ कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और उत्पादन की जैसी जैसी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो सही आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया के दौरान क्या बनता है, एटीपी बनता है, ऊर्जा उत्पादन करता है, उत्पादन करने की क्षमता होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। तो सही आंसर क्या होगा इसमें, सूत्रकणिका। सही आंसर क्या होगा, सूत्रकणिका, कोशिकीय श्वसन। सही आंसर क्या होगा, सूत्रकणिका। ठीक, सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। ठीक है, आठवां क्वेश्चन, प्रथम पादप कोशिका जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया देखा गया, किसमें देखा गया था सबसे पहले। तो सही आंसर क्या है, निफिम निफिमिया, निफिमिया। तो सही आंसर क्या होगा, निफिमिया। ठीक, नौवां क्वेश्चन देखते हैं, F0F1 कणों का ऑक्सीसोम होता है, कणों का ऑक्सीसोम होता है, ऑक्सीसोम होता है। तो सही आंसर क्या होगा, नाइन क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या होगा, आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में क्या होता है, F1 कण पाए जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ठीक है, तो नौवा 10वां क्वेश्चन, आमतौर पर आमतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली इनफोल्डिंग की एक श्रृंखला बनाने के लिए अत्यधिक जटिल होती है, जिसे कहा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो आंतरिक फोल्डिंग होकर एक संरचना बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टी कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, डी, क्रिस्टी। ठीक, निम्न में से किसकी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि होती है।
निम्न में से किसकी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि होती है? तो सही आंसर क्या होगा इसमें? सही आंसर क्या होगा? अंकुरित बीज। सही आंसर क्या होगा? अंकुरित बीज। सही आंसर क्या है? अंकुरित बीज। ठीक। 12वां क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है? अंतः झिल्ली में। सही आंसर क्या होगा? अंतः झिल्ली में। अंतः झिल्ली मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक मेम्ब्रेन में एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पाया जाता है। ठीक, समझ आ गया? 13 क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है? किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है? किस भाग में? तो सही आंसर है इसमें F1 कण। F1 कण या ऑक्सीसोम भी कहते हैं। F1 कण को क्या बोलते हैं? F1 कण को ऑक्सीसोम भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एटीपी का निर्माण या एटीपी संश्लेष मतलब संश्लेषित एंजाइम पाया जाता है। कहाँ पे? ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में ही F1 कण ऑक्सीसोम पाया जाता है। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा? F1 कण। तो चौदह नंबर है क्वेश्चन का, माइटोकॉन्ड्रिया का स्थान किसके लिए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का स्थान किसके लिए होता है? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ठीक। 15 क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशा अंगक में सब अधिक मात्रा में कैटाबॉलिक एंजाइम पाए जाते हैं? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? 15 नंबर, 15 नंबर सी माइट्रोकांडिया। 15 नंबर सी माइट्रोकांडिया। ठीक है, इसमें कैटाबॉलिक एंजाइम अधिक पाए जाते हैं। कैटाबॉलिक एंजाइम किसको बोलते हैं? जिसमें श्वसनीय एंजाइम होते हैं, जो श्वसन से संबंधित एंजाइम होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक जिसमें एंजाइम होता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। 16 नंबर, ग्लाइकोजन पाया जाता है। ग्लाइकोजन कहाँ पे पाया जाता है? 16 नंबर, ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? माइट्रोकांडिया में। ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? माइट्रोकांडिया में। ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। जो आप लोगों के लिए दो जो टेस्ट क्वेश्चन रखा हूँ, उनको कमेंट में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया? ए कोलिकर, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी रॉबर्ट हुक, डी अल्टमान। सेकंड क्वेश्चन, टेस्ट क्वेश्चन का, माइटोकॉन्ड्रियन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए कोलिकर ने, बी रॉबर्ट ब्राउन ने, सी वेंडा ने, डी अल्टमान ने। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं।